इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं गिरदारी की राम राम। साथ ही दिन मंगलवार कार्यक्रम फोन इन, और इस कार्यक्रम में हम लाएं एक ऐसा विषय जो आवश्यक है मौसम परिस्थिति के हिसाब से, ताकि उससे संबंधित अगर आपकी कोई भी समस्या है उसका समाधान आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से कर सकें। और इस कड़ी में जो हमारा आज का विषय रहेगा वो रहेगा खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर संदीप रावल, जिला विस्तार विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र दामला यमुनानगर के अंदर। उनसे बातचीत करेंगे विनोद भाई। और जो संपर्क सूत्र हमारा रहेगा वो 221-322, जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या जो मोबाइल से फ़ोन करेंगे उनके लिए STD कोड आवश्यक है। और STD कोड हमारा है 01744, यानी 01744 221-322। भाइयों तो एक प्रार्थना रहेगी कि विषय से संबंधित ही फ़ोन करें। कुछ साथी के करें कि चलो भाई फ़ोन तो मिल गया, कोई भी बात कर लेना, यूँ ना करें, क्योंकि जो विषय है उससे संबंधित अगर बातचीत करोगे तो एक तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और एक बाकी साथी भी समय पे अपनी समस्या का समाधान पास करेंगे। और कोई भी अपना टाइम पास करने खातिर फ़ोन ना करें कि चलो भाई रेडियो में मेरी बात सुन जाएगी और भाई बाकी भी सुन लेंगे। तो क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण दिन हुआ ये, क्योंकि हमारे पास विशेषज्ञ होते हैं और बहुत से साथियों की समस्याएं हुए हैं और साथी बाट में है कि कद मेरा फ़ोन मिलेगा और कद मेरी समस्या का समाधान होगा। तो एक बार फिर कहते हैं कि विषय से संबंधित ही फ़ोन करा। तो चला स्टूडियो में और कराएं बातचीत। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और दिन मंगलवार ने हम लेकर आए कार्यक्रम फोन इन, और आज के फोन इन कार्यक्रम का विषय है खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर संदीप रावल जी को। आप जिला विस्तार विशेषज्ञ, सस्य विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र दामला यमुनानगर में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। डॉक्टर साहब, जो किसान भाई हमारे हैं वो खूब खेतों में मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने के साथ साथ देखा कि जो अपनी उपज है उसका उतना लाभ नहीं मिलता, और उपज का जो पूरा लाभ है वो ना मिलने के कई कारण है। मौसम भी है या कीट पतंगे हैं, बीमारी है, इसके अलावा सिंचाई का पानी पर्याप्त ना होना, नमी है, और साथ में खरपतवार। तो ऐसे बहुत सारे कारक है जिससे वही फसल का जो है उचित दाम या उचित जो मूल्य है किसान भाई ने नहीं मिलता। तो डॉक्टर साहब, मैं एक दिन देख रहा था बैठे हुआ, तो उसमें मैंने देखा कि जो खरपतवार है उसकी प्रतिशत जो है, उसकी हिस्सेदारी है फसल नुकसान वो सबसे ज्यादा है, कीट और पतंगों से भी ज्यादा है। तो ये खरपतवार है क्या डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय जो है ये चुना है जी। देखिए, जब खरपतवार की जब हम बात करते हैं तो ये विषय उतना ही पुराना है जितनी हमारी खेती है जी। जब से हम खेती करते आ रहे हैं जी डॉक्टर साहब, तब से ही ये खरपतवार की समस्या रही है जी। और खासकर जब से हरित क्रांति हमारी शुरुआत हुई है, सघन खेती हमने जब से शुरुआत करी जी, तब से ये समस्या और ज्यादा बढ़ी है। तो जैसा आपने कहा कि खरपतवार होते क्या हैं, खरपतवार एक तरीके के पौधे ही हैं, लेकिन ये अनचाहे पौधे होते हैं जी। इनको जैसे आउट ऑफ प्लेस आउट ऑफ टाइम बोलते हैं, यानी कि अनचाहे समय जी। और अनचाही जगह पे जो पौधे हमारे जमाव ले लेते हैं उनको हम खरपतवार बोलते हैं। अब इनसे कई तरीके के नुकसान जो हैं वो होते हैं, क्योंकि देखिए आपने जैसे बताया कि जो भी हमारे जैविक अजैविक घटक हैं जो हमारी उपज में कमी ला सकते हैं जी, उनमें जैविक घटकों में जैसे बीमारी नाशक, हम बीमारी वाली जो फफूंद है जी, या कीट हैं
या खरपतवार हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो नुकसान करने की क्षमता जिनमें है जी, वो हमारे खरपतवार हैं। जी डॉक्टर साहब। तो इनका नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सारी कृषि क्रियाएं करने के बावजूद जी, कई बार होता है कि किसान समय से खरपतवार नियंत्रण नहीं कर पाता है, उससे हमारी उपज में काफी नुकसान पहुंचता है। डॉक्टर साहब, इस टाइम जो है किसान भाई जो है खरीफ की फसल ले रहे हैं, खासतौर पर जो धान है या मक्का है और गन्ना, तो इन फसलों में जो खरीफ की फसलें हैं उसमें मुख्य खरपतवार कौन कौन से हैं? देखिए, कई तरीके के खरपतवार जब हम खरीफ सीजन की बात करते हैं, इसमें हमारे रबी सीजन या ज़ैद सीजन के मुकाबले जी, इस सीजन में हमारे खरपतवार का जमाव ज़्यादा होता है। कारण दो हैं। एक तो हम जब बात करते हैं खरपतवार जमाव के लिए, तो उसके लिए एक तो रोशनी और दूसरा हमारा नमी, ये बहुत आवश्यक रहते हैं और जो इस सीजन में प्रचुर मात्रा में रहते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो देखा जाता है कि इस सीजन में खरपतवार की समस्या हमारी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि भाई उससे पहले हम अपने खरपतवार को कंट्रोल करने से पहले, नियंत्रण करने से पहले हम खरपतवारों के बारे में जाने, पहचाने। हाँ। जब तक हमें अपने खरपतवार का नहीं पता होगा, उसमें निपुणता नहीं होगी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारे मुख्यतः 3 तरीके के खरपतवार हमारे खेत के अंदर मिलते हैं जी। एक होते हैं हमारे संकरी पत्ती के या घास वर्गीय जो हम खरपतवार बोलते हैं, एक हमारे चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं, और तीसरे जो श्रेणी है वो हमारी सेजिस की हम बोलते हैं जी। अब किसान का एक सवाल होगा कि भाई हम इन्हें पहचाने कैसे? बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले जैसे संकरी पत्ती है, तो नाम जैसे बताता है कि उनकी पत्ती जो है वो संकरी रहेगी जी। दूसरी पहचान क्या है, जो इसकी मध्य शिरा है उसके पैरेलल ही, यानी कि उसी दिशा में जी उसकी जो और धाराएं हैं वो उसके पैरेलल रहेंगी, इनकी सीधी लाइनें रहेंगी से लेके, और जो पत्ती की नोक है उस तरफ वो रहेंगी जी। इसका जो तना है वो गोलाकार हो सकता है जी, बीच में से खोखला रहेगा, जहाँ गांठ होगी केवल वहीं पर ही वो सख्त होगा जी। चौड़ी पत्ती जैसा नाम फिर से बताता है कि जो जिस पत्ती जो चौड़ी पत्ती है वो हमारे चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं। तीसरी जैसे मैंने बताया जो सेजेस हैं जिसमें मोथा डिल्ला आ जाते हैं जी, उनकी पहचान ये है, ये भी संकरी पत्ती की तरह ही होते हैं, लेकिन इसका जो तना है वो तिकोना रहेगा और ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो सख्त रहेगा जी। और इसकी एक अलग पहचान ये है कि इसमें गांठ बनती है जी डॉक्टर, और इसमें जो अपना ये खाना जो है उसका संरक्षण जो है अपनी गांठ के अंदर ये करते हैं, तो इसलिए इसका कंट्रोल करना भी दूसरे खरपतवारों के मुकाबले थोड़ा सा हमारा मुश्किल हो जाता है जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसे आपने बताया कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, तो ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में कौन कौन से खरपतवार शामिल हैं जी? बिल्कुल, देखिए इसमें जो हम इस सीजन की बात करते हैं खरीफ सीजन में, तो इसमें कई तरीके के खरपतवार चौड़ी पत्ती के भी हमारे जमाव ले लेते हैं। जैसे अगर हम धान की बात करते हैं जी, तो उसमें जंगली चौलाई जैसे है अमरंथस, हम उसको वैज्ञानिक रूप से उसको बोलते हैं, हजार दाना है, हुलहुल है, हमारे बहुत सारे जैसे ट्राइनथीमा जिसको हम साठी या इटसिट के नाम से जानते हैं, मक्की की खेत के अंदर या कपास के अंदर ये बहुत ज़्यादा मिलता है। एक तरीके से बिल्कुल हमारा जो बिछोना होता है एक तरीके से, इस तरीके से धरती के ऊपर ये फैलता चला जाता है। तो ये मुख्य हमारे चौड़ी पत्ती के खरपतवार इस सीजन में हमारे होते हैं जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जिस तरह किसान भाइयों ने एक बहुत बड़े क्षेत्र में जो है धान की फसल ले रहे हैं, और धान में भी किसान भाइयों ने या तो जो है पनीरी के माध्यम से धान की फसल लगाई है या फिर जो है वो सीधी बिजाई करके धान की फसल ली है, तो इन दोनों में भी किस तरह के खरपतवार है? क्या दोनों के खरपतवार एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? उनकी किसान भाई किस तरह पहचान करें जी? इसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है खरपतवार के अंदर, क्योंकि दोनों में परिस्थिति थोड़ी सी हमारी बदल जाती है जी। जो हम कद्दू करके पनीरी लगा के हम जो अपनी धान की बिजाई करते हैं, उसमें पहले 20-25 दिन जो है पानी खड़ा रहता है जी। तो जब पानी खड़ा होता है तो एक तरीके का ये भी नियंत्रण है खरपतवार का। जहाँ पे पानी खड़ा होता है वहां पे आपने देखा होगा कि आमतौर पे जो हमारी पौधे हैं वो आसानी से जमाव नहीं ले पाते हैं, इसके मुकाबले मिट्टी का संपर्क से, हवा के संपर्क में नहीं है जमीन, तो इसलिए वहां पे हाँ जी। इसके विपरीत जो है धान की सीधी बिजाई में, इसमें क्योंकि हम कहते हैं कि पानी संरक्षण भी हमारा होता है जी, इसमें हम पानी के है लगभग 1 हफ्ते के अंतराल पे, एक बार जमाव लेने के बाद हफ्ते के अंतराल पे लगाते हैं जी। तो वहां पे थोड़ा सा हमारा खरपतवार बदल जाते हैं, तो उसकी वही है कि पहचान बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे मुख्यतः अगर हम पनीरी वाली या जो कद्दू वाली हमारी
धान है जी उसमें मुख्यतः बात करें तो हमारा जैसे सावक है जी डॉक्टर साहब। इसमें भी बड़ा सावक जिसको डांड या सौका हमारे किसान भाई इसको बोलते जी। हैं, छोटी सावक भी इसी तरीके से आती है। इसमें डिल्ला है जी डिल्ला भी छतरी वाला डिल्ला है, गांठ वाला डिल्ला है, जी। ये मुख्यतः रहते हैं। और भी हमारा जैसे मैंने बताया कि चौलाई जो है या हजार दाना है, ये इस तरीके के खरपतवार भी हमारे जो पनीरी वाली है, कद्दू वाली है, उसमें जम जाते हैं। जी जो हमारी धान की सिद्धि बिजाई है जी डॉक्टर साहब। इसमें एक दो खरपतवार जो हैं वो बदल डॉक्टर साहब एक फोन है। जी हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। राम राम जी, कहाँ से बोल रहे हो भाई साहब? मैं जिला सहारनपुर से बात कर रहा हूँ। सहारनपुर से कौन भाई साहब बात कर रहे हैं? मैं विकास कुमार जी। अच्छा विकास जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ये है सर, हमारे पास गायें हैं जी जी, तो क्या नाम बरसात हो नहीं रही है, अब काफी गर्मी मान रही है। वैसे ये जो है आज का जो विषय है वो है खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण पे है। तो आज पशुओं के विशेषज्ञ नहीं है, और ये आज फसलों के विशेषज्ञ हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी चलो उनसे बात करा दियो फिर, ठीक है जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे, आपने जो है बड़ा विस्तार से बताया कि भाई अलग अलग फसलों में किस तरह के जो है खरपतवार हमें देखने को मिला और उनकी पहचान भी क्या क्या है। तो ये जो खरपतवार है इनका नुकसान क्या है फसलों में डॉक्टर साहब? देखिए, जैसा मैंने बताया कि हमारी जो मेन जो मकसद है वो फसल उत्पादन का है जी, और उसमें अगर दूसरा पौधा जमता है जी तो वो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा करता है, चाहे वो प्रकाश के लिए बिल्कुल, हो, चाहे डॉक्टर साहब। पोषक तत्वों के लिए हो, जी। चाहे नमी के लिए हो या जगह के लिए हो। हाँ जब जगह नहीं मिलेगी तो हम कहते हैं ना, भाई मेड़ा नहीं कर रही है जगह हाँ। हमारी, तो वो भी वहाँ पे भी उसकी वजह से उत्पादन हमारा कम हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। इसके साथ साथ अगर हमारे खरपतवार के बीज हमारे फसल के अंदर मिल जाते जी तो एक तरीके से क्वालिटी पे भी वो कहीं ना कहीं हाँ असर डालते हैं। हाँ बिल्कुल डॉक्टर और साहब। खासकर जब हम धान की बात करते हैं, जो बासमती का खासकर हमारा एरिया जो है, जी वो तो हमारा रेट जो है उसका उसकी क्वालिटी पे निर्भर करता बिल्कुल डॉक्टर साहब। है। जहाँ पे क्वालिटी खत्म हुई वहाँ पे उसका रेट गिर जाता है। तो इसके अलावा और भी है, जी। जैसे बहुत सारे खरपतवार हमारे ऐसे हैं जो बीमारी एवं कीट का भी संरक्षण करके रखते हैं। जी तो हमारी जो फसलों पे हमारा कीट का आक्रमण और जो हमारे बीमारी का आक्रमण है वो भी अगर हमारे हम सही से प्रबंधन नहीं कर रहे हैं अपने जी। खेत के अंदर खरपतवारों का, तो वहाँ पे इनका प्रकोप भी हमारा बढ़ता है। जी डॉक्टर साहब। इसके साथ साथ जब हमारी मिट्टी से वो पोषक तत्व लेते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, तो उससे भी उत्पादन में हमारा जो है कमी देखी जाती है। जी डॉक्टर साहब। तो ये कई तरीके के, इसके अलावा जैसे अगर भाई हमारे खेत के अंदर उगा हुआ है तो ऑफकोर्स सी बात है कि भाई उसमें हमारा देखने में खेत जो है हाँ वो एक तरीके का सौंदर्यीकरण भी उसका खत्म होता है, बिल्कुल। हमें देखने में अच्छा नहीं लगता जी। है। तो ये कुछ इसके तरीके के नुकसान हैं। सर डॉक्टर साहब, अब जो हमने बात की नुकसान की, तो नुकसान के साथ साथ जो है अब किसान भाई जाता है कि भी उसका नुकसान ना हो, तो फिर नियंत्रित कैसे करें इन खरपतवारों को? बिल्कुल, देखिए जो नियंत्रण की बात है तो कई तरीके के हमारे तरीके हो सकते हैं जी। इसमें। एक है हमारा निरोधक विधि है एक तरीके से, मतलब जैसे अब मैं गर्मी में कहूँ कि हम कहते हैं भाई ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए कि भाई गला खराब हो सकता है। हाँ पसीने आ रहे हैं तो हमें नहाना नहीं चाहिए, बिल्कुल, उससे भी गर्म सर्द हो सकता है। तो इसी तरीके की हमारी कुछ विधि ऐसी हैं जिससे हम आने से रोक सकते हैं। जी सबसे पहला तरीका है कि भाई हम जो बीज का चुनाव करते हैं हम अपनी फसल का, जी उसमें ध्यान रखें या तो हम प्रमाणित बीज को ही लें। उसमें जी। प्रमाणित बीज होगा तो उसमें प्रमाणित किया जाएगा कि भाई हमारे खरपतवार का बीज इसमें इतने % से कम है। जी या अगर किसान भाई अपना बीज प्रयोग कर रहा है जी डॉक्टर साहब। तो उसका बहुत महत्वपूर्ण है कि उसकी वो अच्छे से सफाई करे, उसमें झाड़ना लगाए या पंखा लगाए जी। या पानी के माध्यम से उसको अलग करे, हाँ ताकि उसके अंदर हमारा जो बीज है वो हमारा ना जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब। दूसरा क्या है कि जब हम देसी खाद का प्रयोग करते जी। हैं, अगर वो पूर्णतः गली हुई नहीं है हाँ तो उसके अंदर जो खरपतवार का बीज है, खासकर जैसे कोडी के आसपास आपने देखा हो तो वहां जी। पे हमारे खरपतवार जम जाते हैं। हाँ अगर वो बीज हमारे खाद के माध्यम से खेत के अंदर आता है तो वहां पे भी सीड बैंक जो है वो बढ़ जाता है, बीज जी। की मात्रा बढ़ जाती है, जी डॉक्टर साहब। तो वो हमारा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो पानी का स्रोत है वो डॉक्टर साहब एक फोन है। हेलो हेलो नमस्कार जी। डॉक्टर सुरेंद्र सहारनपुर से जी। डॉक्टर सुरेंद्र सहारनपुर से जी। हाँ डॉक्टर साहब जी, क्या प्रश्न आपका? चर्चा चल रही था जी सीधी बुआई की और कद्दू कट वाली, जी तो यार सीधी बुआई वाली विधि कैसी है जी? ठीक है, कारगर है या कैसी है? जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, आपका प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण भी है, धन्यवाद आपने ये प्रश्न किया।
देखिए धान की सीधी बिजाई जैसे हम आप कद्दू की बिजाई करते हैं उसी तरीके से संभव भी है और आज की स्थिति को देखते हुए महत्वपूर्ण भी है। इससे ना केवल हम पानी की बचत कर सकते हैं, उसके साथ साथ जो हमारे कद्दू करने से हमारी जो मिट्टी की संरचना पे जो नुकसान विपरीत प्रभाव पड़ता है उससे बचाव कर सकते हैं। हमारी जैसा आपको पता है लेबर की समस्या, चाहे वो गन्ने की बात करें या धान की बात करें, एक बड़ी समस्या उभर के आ रही है। उसको देखते हुए भी हम मशीन से बिजाई करते हैं तो काफ़ी हद तक हम उससे एक तो हम खर्च भी अतिरिक्त बचा सकते हैं और उससे समस्या से निजात भी पा सकते हैं। इसमें कुछ हमारी समस्याएं जो हैं वो थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, तो उस पर अगर हम ध्यान रख के उसका मैनेजमेंट करते हैं तो 100% हम इसको अपना सकते हैं। तो ऐसा है जहाँ सीधी बुआई करनी फिर तो जी आज जून में करनी पड़ेगी जी। हमारा जो समय है हमारे विश्वविद्यालय द्वारा जो इसकी बिजाई का समय है वो हम 25 मई से इसकी एडहॉक रिकमेंडेशन है कि 25 मई के बाद आप इसको बिजाई के लिए करें। और अगर जून में करते हैं, जैसे अगर आप बासमती लगाते हैं तो आप जून में भी 15 जून तक आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। मकसद हमारा ये रहता है कि जो हमारा प्री मानसून की बरसात है कई बार जून में आ जाती है, तो उससे आने से पहले पहले हम जमाव ले लें। क्योंकि 10 दिन पहले करता जी, हाँ, इसके आसपास मानसून आ जाए। जी 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 जी, तो उससे एक हफ्ता 10 दिन पहले हम उसको बिजाई कर दें। नहीं तो कई बार एक समस्या आ जाती है कि भाई बिजाई के तुरंत बाद अगर बारिश हो जाती है तो करंट जम जाती है। फायदे का बचा है, लेबर का बचा है। हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत बिल्कुल। और दूसरा ये भी देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा अनुभव करें, उसके बाद जो आप गेहूं लेंगे या दूसरी जो इसके बाद वाली जो फसल लेंगे उसमें अगर धान की सीधी बिजाई करी हुई है तो उसके उत्पादन में भी वृद्धि होती है, जहाँ पे आप कद्दू के मुकाबले अगर धान की सीधी बिजाई करते हैं। ठीक। डॉक्टर सुरेंद्र जी फोन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की, और उसमें आपने बताया कि किसी भी तरीके से कि जो खरपतवार का बीज है वो खेत तक ना पहुंच पाए, चाहे वो हमारी गली सड़ी खाद उसके माध्यम से ना पहुंचे या फिर हम जो बीज का चुनाव कर रहे हैं उसके भी। डॉक्टर साहब, इसमें एक मेरा मन में क्वेश्चन आया कि क्या जो उन्नत किस्में हम बात करते हैं कि अलग अलग वैरायटी अलग अलग किस्में हैं, क्या उन किस्मों का भी फर्क पड़ता है? हाँ, देखिए जो कम अवधि वाली किस्में हैं जी, देखिए कम अवधि क्या है, उसमें हर अवस्था हमारी जल्दी होगी, यानी कि कल्ले भी उसमें जल्दी फूटेंगे, उसमें जल्दी ही हमारा निसार भी आएगी और जल्दी हमारा जो उत्पादन है वो भी ले सकते हैं। तो खरपतवार को नियंत्रण करने का एक तरीका हमारा ये भी है कि उससे हम प्रतिस्पर्धा अपनी बढ़ा दें जी, यानी कि फसल की प्रतिस्पर्धा बढ़ा दें, उसको एडवांटेज दे दें। हाँ जी। तो उसमें क्या है, जो कम अवधि वाली किस्म है वो जल्दी में डालेगी तो हमारी फसल जो खेत है हमारा जल्दी भर जाएगा उससे। डॉक्टर साहब, हाँ आप बता रहे थे कि भाई जो है उन्नत किस्मों का। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कौन भाई साहब बात कर रहे हैं? रणधीर खड़िया जी, जुगुड़ी है जी। रणधीर जी, हाँ जी रणधीर जी, करिए प्रश्न क्या है आपका? हाँ जी, ये जो धान लगाई थी ना, ये मशीन से लगाओ जी, फुटाओ तो बढ़िया चल रहा जी जनाब। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें कोई समस्या है आपको? ना जी, समस्या तो मैं कहा चलो वैसे डॉक्टर साहब से पूछे जी कैसे रहेगा, ये बढ़िया लग रही है। रणधीर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो आपने एक ये पहल करी है कि आप धान की सीधी बिजाई आपने करी है, और जैसा आपका अनुभव भी है कि इसमें फूट में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चल रही है। हाँ जी, बढ़िया फटाई कर दी सर जी। जी, जो हमारा क्रिटिकल पीरियड जो हम कहते हैं वो ये हमारा शुरुआत के 30-35 दिन ही है। अगर उसमें आपने काफी 10-12 किले लगे जुगुड़ी में जी। जी जी, मैं जानता हूँ, करनैल जी भी हैं आपके वहाँ पे। फैक्ट्री के पास खड़े थे, नहीं फैक्ट्री नहीं है गाँव के पास जी, जुगुड़ी में जी। जी जी जी, हाँ जी, हाँ वहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी जी 10-12 दिन पहले जी वहाँ। जी जी जी, हाँ वहाँ वो खेत मेरा है जी, बढ़िया पटाओ रहा जी सर जी उसमें। चलो बहुत बढ़िया जी, और भी किसानों को प्रेरित करें इस विधि पे आने के लिए, और आगे को विचार रहा जी, इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं जी। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, इसमें अब खेत की जो तैयारी है डॉक्टर साहब, क्या वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हम खेत की तैयारी करते हैं बिजाई से पहले, तो वो भी खरपतवार नियंत्रण में कोई योगदान है उसका? बिल्कुल जी, देखिए इसमें जब हम खासकर हमारा जब हम खरीफ सीजन की बात करते हैं तो रबी सीजन हमारा अगर गेहूं की बात करें तो अप्रैल में खत्म हो जाता है जी। उसके पास हर किसान के पास लगभग 1.5 से 2 महीने का समय रहता है जी। ये एक बहुत अच्छा समय है जब हम खरपतवार नियंत्रण के लिए खेत को खोल के छोड़ सकते हैं जी। तो इसमें हम सिफारिश भी करते हैं कि गहरी जुताई करे किसान भाई मई जून के महीने में 15 से 20 सेंटीमीटर मिट्टी पलटने वाले हल से उसको करते हैं जी।
और हो सके तो एक पानी लगा दे उसमें। उससे क्या होगा कि जो हमारी 15 सेंटीमीटर की जो सतह है जिसमें सबसे ज़्यादा खरपतवार के बीज रहते हैं जी, एक तो वो पानी से जम जाएंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे वो सूखन आएगी उसके अंदर डेसिकेट होकर वो खत्म हो जाएगा बीज उनका। जी, दूसरा क्या है, अगर जो बीज नहीं भी जमता है, कई बार इसमें सुप्त अवस्था में चला जाता है, डोरमेंसी में चला जाता है, तो वो भी इतना जब गर्मी होती है तो उसमें इतनी गर्मी की वजह से उनके जमाव की शक्ति जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जी, तो एक तरीके से हमारा उसमें जो सीड बैंक है, जो बीज जो है वो बहुत मात्रा में कम हो जाता है। जी डॉक्टर साहब। इसके साथ साथ जब हम खेत खोलते हैं जी, तो कभी आपने देखा हो जब खेत खुलता है तो उस टाइम बहुत सारे पक्षी हमारे खेत के अंदर बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो वो जो हमारे हानिकारक कीट हैं उनको भी खत्म करते हैं। और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो इससे जो हमारी जो बीमारी जनित फफूंद है हाँ, वो भी काफी हद तक कम हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। वो जो वो मिट्टी पलटेगी तो जो लार्वा है कीटों का या उनका प्यूपा है वो भी बाहर निकले और वो जो पक्षी उसने खाकर जो है खेत की जो है। बिल्कुल विपरीत विधि है हम जिसे जीरो टिल यानी शून्य जुताई बोलते हैं। जी, शून्य जुताई का मतलब है कि केवल हम उतनी ही मिट्टी को छेड़ते हैं जिसमें हमारा बीज का जमाव हो सके और हमारा जो पोषक तत्व हैं उसको हम डाल सकें। हाँ जी, इससे दो तरीके के फायदे होते हैं कि भाई एक तो जब हमारा खेत नहीं खुलता है तो हमारी जैविक कार्बन जो है वो सुरक्षित रहती है। जी, दूसरा क्या है कि जो हमारे ऊपर वाले बीज हैं उसको हम किसी, चाहे हम शाकनाशी से या हम उसको बहा के थोड़ा सा ऊपर से ऊपरी सतह से उसको खत्म कर सकते हैं। और उससे क्या होगा कि ऊपर की सतह वाला बीज हमारा खत्म हो जाता है, जी, नीचे वाला नीचे ही रहता है। जी डॉक्टर तो साहब। वहाँ पे भी काफी हद तक जो है खरपतवार का जो नियंत्रण है उससे भी किया जा सकता है। जी, अच्छा इसके बाद डॉक्टर साहब खेत की तैयारी है या फिर हम अच्छे बीजों का चुनाव करें तो भी हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, और कौन से माध्यम है जिससे हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं? दूसरे ये हैं जी कि देखिए एक तरीका ये भी कहा जाता है कि भाई अगर आप फसल चक्र बदल लेते हैं, जी, भाई आप एक ही फसल चक्र अपनाते रहते हैं तो कई बार हमारे खरपतवार बीमारी ये बढ़ते चले जाते हैं। अगर उसमें हम किस्म या हम फसल बदल लेते हैं जी, तो वहाँ पे भी काफ़ी हद तक उसमें कम हो जाता है। जैसे गेहूं में है, धान में है, अगर यही फसल चक्र अपनाते रहते हैं, इसकी बजाय अगर बीच में गन्ना ले लेते हैं या चारे वाली फसल जैसे ज्वार ले लेते हैं, हाँ, तो उसमें भी खरपतवार की समस्या काफ़ी हद तक हमारी कम हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब। इसके अलावा यांत्रिक विधि भी है जी, भाई, जिसमें हम मशीन का प्रयोग करके, जैसे ब्लेड हो या व्हील हो है, या पहले जैसे किसान भाई जो बैल वाले जो हमारा हल हुआ करता था उससे भी करते थे। अभी भी बहुत सारे किसान हैं जो गन्ने के बीच में, क्योंकि काफ़ी दूरी रहती है कतार से कतार के बीच में, तो वहाँ पे भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कसोला है, कसोले से उसका प्रयोग किया जा सकता है खरपतवार प्रबंधन के लिए। और जब भी हम इस तरीके की हम खेत को खोलते हैं, हाँ जी, तो उससे क्या होता है हमारा हवा का संचार होता है और जो हमारे जैविक जो हमारे सूक्ष्म जीवी हैं जी, उनकी भी गतिविधि बढ़ती है। उससे फायदा ये होता है हमारा कि जो पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता बढ़ती है जी, और एक अलग तरीके की शक्ति जो है हमारे फसलों को मिलती है और उनकी बढ़वार भी वहाँ पे बढ़ती है। यानी निराई गुड़ाई करके भी जो है हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। और एक आखिरी में हम जिसको बोलते हैं कि वो है हमारी दवाई, रासायनिक विधि, शाकनाशी का प्रयोग जिसमें हम बोलते हैं। ये विधि इस तरीके से है कि भाई जहाँ पे हमें लेबर की उपलब्धता ना हो या बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही हो, हाँ, तो वहाँ पे एक तरीका है कि भाई हम शाकनाशी से भी उसका कंट्रोल कर सकते हैं जी। लेकिन मैं अनुरोध यही करना चाहूँगा कि हम समन्वित या एकीकृत तरीके जो है उनको अपनाएं। जैसे हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना एक साथ अगर काम करेगी तो हम अपने दुश्मनों पे काबू पा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। इसी तरीके से हम अपने खेत के अंदर खरपतवार जो हैं उनमें अगर हम एकीकृत प्रबंधन उस पर ध्यान करें कि भाई हम जहाँ पे संभव हो हम वहाँ पे निराई गुड़ाई भी करें जी, हमारा जैसे फसल चक्र है या जो दूसरी विधि है उनको भी इस्तेमाल करें, और जब आखिरी चारा जो है हमारा फिर वहाँ पे हम शाकनाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और आज के समय में मैं बता देना चाहता हूँ कि शाकनाशी के रूप में भी बहुत सारे ऑप्शन किसान, बचाए वो कोई भी फसल हो जी, सभी में बहुत सारे ऑप्शन है जिसका वो प्रयोग करके काफी अच्छे तरीके से जो है इसका प्रबंधन कर सकता है जी। इसमें जो मुख्य जो दवाइयाँ हैं, इनकी जो रसायन है कि हम जो इस्तेमाल करते हैं कौन कौन से हैं डॉक्टर साहब? देखिए ये निर्भर करता है कि कौन सी फसल है जी, और उसमें कौन सा खरपतवार जमा है जी। जैसे धान मुख्य फसल है इस सीजन की, उससे शुरुआत कर लेते हैं। तो जो हमारा कद्दू लगा के जो हम धान लगाते हैं तो उसमें जैसे मैंने बताया था कि सौंका है, सांवक है, हमारा डांड है, डिल्ला मोथा है, वो लगभग जमा हो लेते हैं।
तो उसका एक तरीका है कि भाई हम शुरुआत में बहुत अच्छी दवाई है प्रेटिलाक्लोर जो दवाई आती है रिसेट के नाम से आती है, उसका किसान भाई 800 ml प्रति किले के हिसाब से उसका प्रयोग रोपाई के 2 से 3 दिन बाद मिट्टी या रेत में मिला के उसको खेत के में, जैसे क्योंकि उस समय पानी खड़ा रहता है तो वो उसमें बिखेर दे। उससे क्या होगा कि जो हमारे जितने ये मैंने आपको खरपतवार बताए, खासकर जो हमारी चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, उसका बहुत ही अच्छा नियंत्रण इससे हम कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। कई बार समस्या क्या होती है, जैसे इस बार अगर आप ध्यान दें कि बारिश बहुत कम हो रही है और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कई बार पानी की कमी हो जाती है, पानी सूख जाता है तो वहाँ पे कई बार समस्या आ जाती है कि कद्दू वाले धान में भी कि हमारी उसमें खरपतवार दोबारा से जमाव ले लेते हैं। तो अगर कम है तो उसमें मैं यही आग्रह करूँगा किसान भाइयों से कि वो उसमें 1 या 2 बार हाथ से निकाल दें उनको, क्योंकि पानी खड़ा रहता है तो बड़े आसानी से वो जड़ों समेत वहाँ से निकल जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अगर समस्या ज़्यादा है तो वहाँ पे बिस्पायरीबैक सोडियम आती है नोमिनी गोल्ड के नाम से, जी डॉक्टर साहब, 100 ml उसकी मात्रा है। और अगर उसके साथ साथ डिल्ले की भी समस्या है, मोथे की समस्या है तो उसमें साथी दवाई आती है, वो 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दोनों का मिला के स्प्रे कर सकता है किसान भाई। ध्यान ये रहे जितनी महत्वपूर्ण दवाई है उतना ही महत्वपूर्ण उसका करने का तरीका, समय और मात्रा। तो जो तरीका है उसमें ये ध्यान रखना है कि 1 दिन पहले उसमें से पानी कम से कम निकाल दे। पानी खड़ा नहीं होना चाहिए जब, क्योंकि ये दवाई जो है ये जड़ों या पत्ते के माध्यम से जाएगी। पानी अगर खड़ा है तो अच्छा उस पर असर नहीं आता। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो वो पानी उतार दे, उसके बाद फ्लैट फैन नोजल या कट नोजल से वो उसका स्प्रे करे। और ये जो समय है ये लगभग हमारा 15 से 25 दिन का है रोपाई के बाद, जब हमारा खरपतवार 2 से 3 या 4 पत्ती की अवस्था में उस समय इसका प्रयोग करें और उसके बाद 1 या 2 दिन बाद उसमें नमी को फिर से बरकरार रखें। तो इससे काफ़ी हद तक जो नियंत्रण है इसमें हो जाता है। डॉक्टर संदीप रावल जी, आपने जो है खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण पर बड़े विस्तार से जानकारी दी है, उस सभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी विनोद जी, मेरे को यहाँ निमंत्रण देने के लिए, बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम किसानवाणी में आज का हमारा विषय था खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर संदीप रावल, जिला विस्तार विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र दामला, यमुनानगर। इसके अलावा आज का किसानवाणी कार्यक्रम समाप्त है। कार्यक्रम के सभी स्मरणीय गिरधारी और विनोद की राम राम।